लेकिन आज बहस किस पर? देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी हुई बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया और चुनाव के बीच लिया गया यह फैसला अब सियासी मुद्दे में तब्दील हो चुका है। दरअसल राज्य सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि एनसीबीसी ने दी है। अब कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का यह दांव खेला ही था, प्रदेश सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। मोर्चे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में आरक्षण पर लिए गए कांग्रेस के फैसले को लेकर कांग्रेस को घेरा और आरोप यह लगाया कि ओबीसी का हक लूटा जा रहा है। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने और कैसे घेरा कांग्रेस को, पहले वो सुनिए। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। मुस्लिम आरक्षण का यह मुद्दा बढ़ता जा रहा है, पर क्या ऐसा सच में हुआ है? पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद हंसराज अहीर ने बताया कि कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है और इसकी ही एक कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया गया। इससे कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला। इस आरक्षण के गणित पर आज ही करने वाले हैं चर्चा और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आरक्षण की आड़ में तुष्टीकरण वाली चाल, तुष्टीकरण की राजनीति होती आ रही है। जाहिर है कई सवाल भी उठते हैं। आइए उन सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल, तुष्टीकरण वाला दांव कांग्रेस को जिताएगा चुनाव? कर्नाटक सरकार लूट रही है ओबीसी का हक, कांग्रेस का आरक्षण कार्ड क्या कामयाब होगा? और कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोल मोदी ने खोल दी है क्या? मुसलमानों पर मेहरबानी तुष्टीकरण की निशानी है क्या? चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको दिखाएंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इस मामले पर कैसे कांग्रेस को घेरा है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए है और भी एससी का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। हमारे साथ मेहमान कौन कौन है, जल्दी से उनका जिक्र कर देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। विजयानंद कशपनवर साहब विधायक हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका कुशवाहा आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे। संजीव कौशिक जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत विजयानंद जी आप ही के साथ करना
चाहूंगी और बहुत सीधा और सपाट सवाल, राजनीति से इतर, अगर हर मुस्लिम को ओबीसी में शामिल करते हुए ये आपने व्यवस्था की कि मुस्लिमों को 4% का आरक्षण मिले, क्या आप अपने इस फैसले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरा, क्या ओबीसी का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को दे रही है आपकी सरकार? नहीं, ये बिल्कुल है। मैं ये बताना चाहता हूँ, 2022 में बीजेपी सरकार थे कर्नाटक में, इन लोग छीन लिए मुस्लिम का 2B छीन के 2% लिंगायत लोगों को, 2% वकलिया लोगों को ये बांट के एक 2D एक 2C बोल के एक रिजर्वेशन लेके आया। 2B क्या किया इन लोग, पूरा 2B जो रिजर्वेशन था मुस्लिम के लिए वो हटाने का कोशिश इन्हें बीजेपी वाले खुद की है। अभी आप हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। हम ये नहीं मानते। एक बात है, हम भी आई बिलोंग टू, मैं खुद लिंगायत पंचमशाली कम्युनिटी का आई बिलोंग टू द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते बोल के हम 2A पूछे थे। 2A एक वजह 2% इंक्रीज करके, हम 3B में है ऑलरेडी, उसको 2% इंक्रीज करके 2D बोल के हमको नया एक रिजर्वेशन दिया। अभी वो जाके सुप्रीम कोर्ट में इन्हें खुद एक बीजेपी ने विजय रंधी, इसको मैं आपके एक ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर लेती हूँ। शुरुआत में 1-1 मिनट की व्यवस्था थी, मैं इसको इलाबोरेट आपसे समझने के लिए आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो मेरे पास डेटा है जिसमें इस 2B का जिक्र किया है, उसमें लिखा गया है कि मुस्लिमों की सभी जातियों को इसमें शामिल किया गया। इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, हंसराज अहीर को आपने सुना होगा इससे पहले, ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपसे इसको लेकर जवाब मांगा गया, जवाब क्लैरिटी के साथ नहीं मिला और उनको भी आपका ये फैसला ठीक नहीं लगा जिसका वो जिक्र करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगी। शिवम अगर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो जरा मुझे इसकी जानकारी दीजिए। अभी नहीं है हमारे साथ, शिवम हमारे साथ नहीं है, ठीक है। संजीव सर मैं आपके पास आती हूँ, फिर समीर सर आपके पास आऊंगी और बाकी पॉलिटिकल गेस्ट के पास उसके बाद जाऊंगी। संजीव कौशिक जी, जरा मुझे इस पूरे फैसले को समझाइए, क्योंकि इसकी आलोचना हर तरफ हो रही है और कहीं ना कहीं इसको उसी मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है जिसका प्रधानमंत्री हर एक मंच से जिक्र करते हैं, जो उन्होंने आज फिर से किया कि आप किसका अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार का यह फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान क्या उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है? क्योंकि इसी तरीके का फैसला पश्चिम बंगाल में कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद रुका है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस इसको लागू नहीं कर पाई, कर्नाटक में यह फैसला कांग्रेस की किस तरीके की मंशा को दर्शाता है? देखिए पूर्णिमा, पूरे मसले पर जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि चुनावी बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है, वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, बगैर चुनाव हुए अपने पार्टियों को जिता रही है, अपने पार्टी के नेताओं को जिता रही है। लगातार उस पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ठीक उसी के वरक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री जी लगातार जो बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में ये कितना महत्वपूर्ण है। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में ये रखा है? क्लियर कांग्रेस पार्टी, एक तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बेहतर होता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनाई, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बड़े किसी नेता की प्रतिक्रिया सुनाती तो ज्यादा बेहतर होता, वो ज्यादा बैलेंसिंग होता। लेकिन खैर वो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नहीं, आप हंसराज अहीर की बात कर रहे हैं संजीव सर, और नहीं, अब छोड़ दीजिए, उसके हम नहीं जाना चाहते। नहीं, वो तो पिछड़ा वर्ग आयोग के आधिकारिक पर्सन है ना, जो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट तो आपने दिया ही, तो विपक्षी पार्टियों का भी स्टेटमेट होना चाहिए था ना उसके बरक्स में। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में स्टेटमेंट नहीं दे रही है। लगातार वो बोल रही है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो कर्नाटक सेंट्रिक इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ सर, मैं तो कर्नाटक सेंट्रिक। चुनावों से पहले ये फैसला आप याद करिएगा सर, विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका ऐलान किया था कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, राइट, ये कहा गया था। फिर उसके बाद वहां विधानसभा चुनाव बीजेपी
बीजेपी हार गई। फिर कांग्रेस ने अचानक से फैसला लिया और इस तरीके का ऐलान कर दिया। इसके इंपैक्ट को और संविधान के लिहाज से भी सर इसको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ समझना चाहती हूं कि कैसे ओबीसी वर्ग में आपने एक सेक्शन क्रिएट करते हुए शामिल कर लिया मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करते हुए 4% का आरक्षण दे दिया। बटेगा तो सर वो वहीं से ना, जाएगा तो वही ना, क्योंकि लिमिटेड है वो भी परसेंटेज। देखिए, सच बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान की यदि बात करेंगे तो धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर ये बात कह रहा हूँ। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर झूठ क्यों बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के वो लगातार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो मूल मुद्दे से भटकाने के लिए ये पुराने मुद्दे को ला करके और उसके आधार पर वो ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि अभी के वक्त में मौजूद सवाल क्या है, उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते वो, क्यों दाएं बाएं भागने की बात कर रहे हैं, क्यों महिलाओं के घरों पर और मंगलसूत्र पर उनकी निगाहें टिकी हुई है, क्यों वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें वो अचानक करने लगे। देखिए, फर्स्ट फेज प्रथम चरण के चुनाव के बाद में अचानक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सक्रिय हो जाना, एक बड़ी रणनीति बनाना, और उस रणनीति में अब इसी तरह की बातें की जाएंगी जिससे सरोकारी मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार उनसे जो सवाल लगातार चली आई है और आगे भी पूछती रहेंगी। आप 10 सालों में जो वादे किए थे उन वादों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, उसके बारे में बात कीजिए। वो कहाँ जाकर के सालों की उपलब्धियों सिर्फ गिनने के लिए 2-4 पूरे एजेंडे में है जिससे ध्रुवीकरण हो सकता है, लगातार उस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सभी गेस्ट का ऑडियो मेरे ईपी में प्लीज देंगे, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसी बीच में शिवम त्यागी आपके पास आते हुए क्यों ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, क्या वजह है इसकी, और ऐसा क्या आपको नजर आता है जिस सेक्शन 2B की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हर एक मंच से कह रहे हैं कि भाई जो ओबीसी का अधिकार है वो उठा के भी मुस्लिमों को दे दिया जा रहा है, उस 4% से क्या समस्या? मैं एक एक करके सभी विषय पर आता हूं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी आकर कहते हैं कि हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि किस पर, किस जाति पर, किस धर्म पर कितने पैसे, कितने एसेट्स हैं, उसके बाद हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम करेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का विषय मतलब क्या है? पूर्णिमा मिश्रा ने जब अपना जीवन में करियर शुरू किया होगा इस मीडिया में, उनके साथ साथ और भी बहुत सारी पत्रकारों ने शुरू किया होगा, लेकिन शुरू करने के साथ साथ कुछ ने शुरू करके आगे उसको बड़ा बनाया होगा। आज अपने मेहनत से, अपनी लगन से आज आप जहां पर हैं ये आपने बनाया है। कल आकर राहुल गांधी आपके दरवाजे पर नॉक नॉक करके कहे कि पूर्णिमा जी आपके पास जो इतने पैसे हैं इसमें से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होना है, आपने बहुत पैसा कमा लिया, ये तो जिसने नहीं किया उसको देना है। कमाल की बात है, जिसने नहीं किया अपने स्किल पे नहीं किया। अब आगे विषय पर आते हैं जहां मुस्लिम तुष्टीकरण का विषय और 4% का है। कर्नाटक में पीजी मेडिकल में 930 सीटों पर जो है 930 भर्तियां होनी थी, उसमें से 150 सीटें सिर्फ मुस्लिमों को दे दी, जो कि 16% है। 16% आरक्षण आपने डायरेक्ट दे दिया। 92 जातियों में से 85 जातियों को उठा के आपने ओबीसी में डाल दिया बिना पूछे। जो जातियां ओबीसी में पिछड़े वर्ग में आती नहीं, आपने उनको आरक्षित सीटें दे दी। और कैसे देंगे भाई? तेलंगाना में आपने 4% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया मुस्लिमों को, और आज जब आपकी सरकार आ गई तो रेवंत रेड्डी खड़े होकर अभी पिछले दिनों ईद की बैठक में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम बड़े बड़े वकील लगाएं और ये जो आरक्षण है ये ऐसे के ऐसा ही टिका रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान के डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। 1995 में पीवी नरसिंह राव ने शक्तियां दी वक्फ को, और 2013 में तो मनमोहन सिंह जी ने इतनी शक्तियां दे दी कि कल अगर वो पूर्णिमा मिश्रा या फिर भारत 24 के ऑफिस में आकर ये कहने लगे ना, वक्फ अगर इस बात को क्लेम कर दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो उनको ये साबित नहीं करना है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, आपको साबित करना पड़ेगा। ये सब ताकतें 2013 में मनमोहन जी ने सरकार में दी। नहीं, ये तो आप मुसलमानों को शिवम, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जो कर्नाटक सरकार का फैसला है जिसको लेकर बीजेपी का ऑब्जेक्शन है, और न सिर्फ कर्नाटक को लेकर बल्कि आपने ये भी कहा कि जो आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश कांग्रेस ने की वो उनका पायलट प्रोजेक्ट था। इस बार अगर वो सत्ता में आती है तो पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्नाटक सरकार का लिया गया फैसला संविधान निहित है या फिर वो संविधान के खिलाफ है।
बिल्कुल संविधान निहित नहीं है। ऑलरेडी जो है पिछड़ा आयोग ने उस पर सवाल उठा दिया गया है, विषय कोर्ट में जाएगा। जहां तक बात तेलंगाना की है, विषय कोर्ट में जाएगा। आंध्र प्रदेश में जब 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने वहां पर 5 बार मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन 5 के 5 बार कोर्ट ने इनको जो है बाहर करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 4 से 14 के बीच में यूपीए 1 यूपीए 2 में इन्होंने 4 बार मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात की, कोर्ट ने इनको बार बार नकार दिया। यह विषय भी नकारा जाएगा। लेकिन जहां तक देने का विषय है, ये देंगे नहीं, इन्होंने दे दिया। तेलंगाना में 4% आरक्षण मुस्लिमों के नाम पर, धर्म के नाम पर दे दिया। कर्नाटक में 85 जातियों को ओबीसी में घुसाकर आरक्षण दे दिया 16%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वक्फ को जमीन, देश के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ को दे दिया। ये देंगे नहीं, ये दे चुके हैं। लेकिन अगर सरकार में आ गए तो फिर ये आपकी ज्वेलरी भी लेंगे। फिर अगर घर में 2 कार है तो 1 कार मुसलमानों को चाहिए, 2 घर है तो 1 घर उनको चाहिए, आपके पास मंगलसूत्र है तो वो उसमें से आधा उनको चाहिए, आपके पास कुछ भी है उसमें से 1 उनको चाहिए। ये मॉडल आगे लॉन्च करेंगे। बाकी और चीजों में तो वो दे चुके हैं। इस हद का तुष्टीकरण वो कर रहे हैं। और हम इसी बात पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर गलती से भी, जो कि ये नहीं आएंगे सरकार में, अगर आए तो इनकी मंशा साफ है। ये तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कर रहे हैं, ना किसी से डर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। कहते हैं कि हाँ हमने किया तो किया, हुआ तो हुआ। सैम पिट्रोदा कहते तो हैं 55% दे देंगे हम। विजयानंद जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका कुशवाहा आपके पास आते हुए, आपके पास इसको लेकर बहुत कुछ कहने को है, लेकिन ये तो तय है ना कि किसी एक का अधिकार छीनकर किसी एक धर्म आधारित आप निश्चय कर ले, फैसला कर ले कि भाई इनको दे देना है, तो जो जरूरतमंद हैं, जो पिछड़े हैं, उनका क्या कीजिएगा? कांग्रेस सरकार की मंशा, आपके साथी की मंशा जाहिर है कि सवालिया निशान पैदा करेगी। पूर्णिमा जी, कल ही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और इंडियन इकोनॉमिक सेंसस का डेटा आया है जो बताता है कि देश में 10% जो सवर्ण है उनके पास 41% संसाधनों पर कब्जा है, और जो देश के 65% ओबीसी पिछड़े हैं उनके पास मात्र 31% संसाधन पर उन लोगों को मिला है। मतलब किसी का देश में तोंद निकला जा रहा है और पिछड़े दलितों और आदिवासियों का पीठ और आंत में एक बराबर होता जा रहा है। क्यों? ये सीधी सीधी बात है कि उनको संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। वो मिलेगी कैसे? वो मिलेगी जातिगत जनगणना से, जिसकी बात लगातार और मांग हम उठाते आए हैं, और हमारी सरकार आने पर तो हमने बिहार में करवा भी लिया, और साथ ही साथ 75% आरक्षण दिया। मोदी जी को अगर इतना ही सामाजिक न्याय पसंद है वाकई में, असलियत में, तो जातिगत जनगणना से समस्या क्यों है? क्यों बोलते हैं आखिर नहीं कि वो 50% का जो कैप लगा हुआ आरक्षण पर उसको हटाएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वो चाहते, अरे कैसे वो चाहेंगे? वो खुद ओबीसी नहीं है। उन्होंने तो खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवा लिया 2002 में। किससे ये बात छुपी है? तो ऊपर से सामाजिक न्याय का जुमला और मन में भीतर भीतर से बहुजनों के लिए आत्मघात कब तक चलेगा? तोंद अगर देखती रहेंगी प्रियंका कुशवाहा तो बहुत लोगों की तोंद निकली है फिर, और उसकी जद में फिर सिर्फ वो 41% नहीं आएंगे। उस 41% में प्रियंका कुशवाहा आपने कहा कि 41% पर कब्जा है। ऐसा लगता है कि ओबीसी से छीन लिया, मुस्लिमों से छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया और उनकी तोंद निकल आई। मैं बहुत लाइटर नोट पे प्रियंका कह रही हूं कि अगर आप एक्चुअली में तोंद फिर देखने के लिए जाएंगी, फिर तोंद बहुतों की निकली होगी, फिर क्या कीजिएगा उसका? फिर क्या करिएगा उसका? मार के तोंद निकाल लिया, उन सबसे निकाल लेंगे, सबसे निकाल लेंगे ना प्रियंका। जिनकी तोंद आपके हिसाब से निकली हुई है उन सबसे ले लेंगे ना, उसमें फिर सब आएंगे। जी, आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करेंगी? मैंने ये कहा कि फिर तोंद देखने पर आएंगे, फिर तोंद बहुतों की निकली है, फिर उन सबसे ले लेंगी ना, ओबीसी और मुसलमानों को देने के लिए, या ओबीसी का भी ले लेंगी जिनकी तोंद निकली होगी और मुसलमानों को दे देंगी। उन लोगों की जिनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एकेडमिक सब कैपिटल एक जगह जुटा लिए हैं। एक अलग तरीके की प्रियंका बहस छेड़ दी है आप लोगों ने, एक बड़ी विचित्र तरीके की बहस है। कृष्णा हेगड़े जी आपसे प्रतिक्रिया, और फिर शिवम जी मैं आपके पास आती हूँ, इसके साथ ही विजयानंद जी आपके पास भी आऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी जल्दी से इस फैसले को लेकर, ठीक है शिवम जल्दी से 10 सेकंड लीजिएगा। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए प्रियंका कुशवाहा जी की मजबूरी देखिए, और इतना मतलब कितना हताश है। मैंने सीधा पूछा, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई ये सब चीजों पर बराबरी होनी चाहिए।
कांग्रेस जो है कर्नाटक में पिछड़ों का, ओबीसीओ का हक खा गई। गलत किया या सही किया? तेलंगाना में ओबीसी का हक खा गई 4%, गलत किया या सही किया? आंध्र प्रदेश में 16% सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण दे रही थी, वो तो कोर्ट ने नहीं माना। गलत किया या सही किया? स्पेसिफिक जवाब चाहिए, प्लीज जवाब है। इतना पेट में दर्द है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा देते हैं? पता चल जाएगा ना किसकी कितनी संख्या है। अरे जातिगत जनगणना नहीं, गलत किया या सही किया? तो बिहार में गलत किया या सही किया कांग्रेस ने? अरे गलत किया या सही किया? ये मुस्लिमों पर बोलते हुए इतना डरते क्यों हो भाई? इतना डरते क्यों? 2 मिनट में एक्सपोज हो जाता है दलित प्रेम, 2 मिनट में एक्सपोज होता है ओबीसी प्रेम, 2 मिनट में। बताइए ना प्लीज, बताइए ना प्लीज, बताइए। कांग्रेस ने सही किया या गलत किया? कांग्रेस ने सही किया या गलत किया? कांग्रेस ने सही किया या गलत किया? है हिम्मत बोलने की? ये देखिए कितना डरे हुए मुस्लिम बोलने से डर रहे हैं। यही इनका, यही एक्सपोज हो जाते हैं, ये यही एक्सपोज हो जाते हैं, यही एक्सपोज हो जाते हैं। जवाब दीजिए ना, दीजिए ना जवाब, दीजिए ना। जिनको मिल गया गलत किया कि सही किया, बताइए आप। यही जवाब है, यही प्रॉब्लम है। मुस्लिम नाम लेते ही ऐसा डर जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं जैसे वोट निकल जाएगा। अरे भाई उन्होंने गलत किया क्या? नहीं पता करने देना चाहते हैं। किसी के मंगलसूत्र पे बात करना, किसी के धर्म पे राजनीति करना, मोदी जी ने डर गया। अरे जबान तो खोलिए भाई, जबान खोलिए। ओबीसी जी, ओबीसी का लूट कर खा गए, ओबीसी आरक्षण लूट कर खा गए। भाई जवाब दो, जवाब दीजिए। जवाब है बिल्कुल कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन आप बताइए जहां आरक्षण ओबीसी का हिस्सा कांग्रेस खा गई, मुसलमानों को दे दिया, वो देना चाहिए कि नहीं? बताइए। होता है त्यागी जी, अगली माँ की कोख से पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है। पिछड़ी माँ की कोख से पिछड़ा प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति में पैदा हुआ मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहा। पिछड़ी जाति में पैदा हुआ मुसलमानों से जो आरक्षण खा लिया उस पर बोल नहीं पा रहा। आपकी हिम्मत नहीं हो रही। पिछड़ी जाति से तो बोलिए ना, पिछड़ों के खा गए, पिछड़ों का आरक्षण खा गए भाई, खा गए पिछड़ों का आरक्षण। तेजस्वी यादव भी ऐसे ही खाएंगे भाई, तेजस्वी यादव भी ऐसे ही खाएंगे। देखिए कितना परेशान है, कितना परेशान है, कितना मुस्लिमों ने जो खा लिया उस पर बोला नहीं जा रहा। मंडल कमीशन से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जहां मुस्लिमों ने खा लिया, जो कांग्रेस ने खिला दिया, बोलिए उस पर, बोलिए। यही प्रॉब्लम है, बहुजन सबके पास है, कोई परेशानी नहीं है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। एक शब्द नहीं बोला जा रहा, मुस्लिमों पे डर लग रहा है, डर लग रहा है। अखिलेश जी नौकरी खराब या नुकसान हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी कुछ कह देंगे, एक शब्द नहीं बोला जा रहा। तेजस्वी यादव जी नाराज हो जाएंगे कि मुस्लिमों के खिलाफ बोल कर आई हो। कैसे बोली प्रियंका जी मुस्लिमों के खिलाफ? बोलिए ना, हिम्मत है, बोलिए हिम्मत है कांग्रेस ने गलत किया, बोलिए हिम्मत है कांग्रेस ने गलत किया। नहीं हिम्मत है। प्रियंका आपको जरा रोकूंगी। ये रिजर्वेशन के बारे में और धर्म के बारे में आप बात करना शुरू कर दिया। ना सब बात उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है। यहाँ तो कर्नाटक सरकार का फैसला आया, इसीलिए चर्चा इस पर हो रही है ना। कर्नाटक सरकार ने एक धर्म आधारित फैसला लिया सर। मुसलमान एक धर्म को फॉलो करते हैं ना, उनका अपना एक धर्म होता है। जब आप उनको ओबीसी में ले, पिछड़े वर्ग की आप बात करिए, पिछड़े वर्गों के लिए आप संसाधनों में बढ़ोतरी करिए, पिछड़े वर्गों को उत्थान की बात, बाबा साहब अंबेडकर यही तो बात करते थे कि जो पिछड़ा वर्ग है आप उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप उस पिछड़ा वर्ग में मुसलमानों को शामिल करके ओबीसी के अधिकार को आधा करके उनके हक को आधा कर देंगे तो फिर है तो सर एक फिक्स लिमिट ना, बटेगा तो उसी में से। इसी को तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। विजयानंद जी जवाब लूंगी। प्रियंका जी कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, सूंघ जाएगा। ठीक है, मैं कृष्णा जी से एक जवाब, कृष्णा जी जल्दी से आपका टेक में इस पे समझना चाहूंगी, क्योंकि सिद्धारमैया की तरफ से लिया गया फैसला सियासत को एक नया रूप देता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें कांग्रेस भले ही ये कहती हो कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पिछड़ा वर्ग के ही कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाए एक नई कैटेगरी क्रिएट करते हुए, तो ये क्यों नहीं कहा जाएगा कि ओबीसी का हक उनसे छीनकर मुस्लिमों में बांटा जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही गलत कदम उन्होंने उठाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता से कि जातिगत जनगणना से ज़्यादा जो जरूरी है वो इकोनॉमिक सर्वे की है, और अगर इकोनॉमिक सेंसस करे तो ही लोगों के पास जो सुविधा है वो पहुंच सकती है। दूसरी बात तो कांग्रेस और आरजेडी मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी है, और अगर मुसलमान के खिलाफ ये कुछ भी कहे तो इनका वोट बैंक टूट जाएगा, उनको इस बात की डर है। महाराष्ट्र में भी जो मराठा आरक्षण हमने
दिया है अभी, हमने देखा है कि 1% ओबीसी के साथ अन्याय नहीं हो। और आज ये जो कर्नाटका में करने जा रहे हैं, ये 50% देश के ओबीसी के साथ अन्याय है और इनको ओबीसी कभी माफ नहीं करेगी। तीसरी बात यह है कि 2004 में भी इन्होंने आंध्र प्रदेश में ये करने की कोशिश की थी, लेकिन सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो ये चहल पहल था उसको खारिज कर दिया और उनका जो कोटा सिस्टम था उन्होंने हटा दिया। तो मेरी बात ये कहनी है कि अगर आपको सचमुच लोगों को न्याय देना चाहिए तो आपको इकोनॉमिक सेंसस करना होगा और इकोनॉमिक सेंसस के थ्रू आपको लोगों को सुविधा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तो इनका वोट बैंक का पॉलिटिक्स है और ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स पूरी कर्नाटक भी नहीं, पूरी देश इसे जानती है कांग्रेस क्या करना चाहती है और क्या कांग्रेस क्या नहीं कहना चाहती। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है कि 3 दिन पहले सम्मान्य प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात कही, उन्होंने क्यों कही? अरे तो 3 दिन से पहले तो आपके कांग्रेस के नेता सैम पिट्रोडा ने इसकी बात कही कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का, वो सब जो 55% टैक्स की बात की सर, इनहेरिटेंस टैक्स निकाल कर दूसरों के बीच में बांटना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? आप हर घर को लूटेंगे, हर घर को गरीब बनाएंगे। सैम पिट्रोडा जी को तो देश से माफी मांगनी चाहिए कि आज आपके पिताजी से आपको घर मिल रही है तो वो कह रहे हैं उसका 55% टैक्स लगा दो और दूसरे को दे दो। आपको सपोज आपके माता से कोई ज्वेलरी मिल रही है तो उसको 55% टैक्स करा दो। तो ये मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर बहुत न्याय होगी और किसी ने भी कांग्रेस को वोट किया है वो देश को गरीब बना रहा है और ये कौन सी टाइप की राजनीति कांग्रेस खेल रही है वो अब तक हमको समझ में नहीं आया। ठीक है विजयानंद जी, इस पर आपसे जवाब लेना चाहूंगी और फिर से मैं कांग्रेस की वापस से मंशा पर आना चाहूंगी और लिए गए फैसलों पर। फिर मैं चाहे बात करूं जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि कर्नाटक में मुस्लिमों की कितनी आबादी है और किस तरीके से कांग्रेस सरकार का आदेश आता है, फिर मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाती है और जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें स्पेसिफिकली मैं बार बार कैटेगरी 2B का जिक्र कर रही हूं। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ राहुल गांधी सामाजिक क्रांति वाला नारा देते हैं और उसके बाद जो इतिहास में आपके फैसले रहे, फिर आंध्र प्रदेश 2004 से 2014 आपका पायलट प्रोजेक्ट जिस पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, वरना तो आप इसको लागू कर देते। वो तो एक पायलट प्रोजेक्ट है ना सर। अगर मंशा कांग्रेस की यही है और फिर कर्नाटक में यह तस्वीर देखने को मिलती है तो ये डर लोगों के मन में क्यों नहीं होना चाहिए कि आप सत्ता में आ गए तो क्या कर दीजिएगा? विजयानंद जी, आपसे सवाल है मेरा सर। हेलो जी सर। हेलो विजयानंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो विजयानंद जी, एम आई ऑडिबल? हेलो ठीक है, ऑडियो चेक करेंगे विजयानंद जी का एक बार। संजीव कौशिक जी, आप ही के पास इसी सवाल के साथ आते हुए, इतिहास के पन्नों से अगर निकालकर चीजों को समझा जाए 2004 से 2014 आंध्र प्रदेश, जो सवाल मैंने पूछा विजयानंद जी से, कांग्रेस की मंशा पर सवाल क्यों नहीं उठता है और उस मंशा के बीच में कर्नाटक सरकार का यह फैसला ओबीसी के साथ क्या यह अन्याय नहीं है? आर्टिकल 16(4) को क्या कांग्रेस देखती नहीं, समझती नहीं, उसको अप्लाई करना चाहती नहीं? देखिए पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है शिवसेना के लोग और कृष्णा हेगड़े जी ने कितनी साफगोई से ये बात कही कि जिस तरह से सैम पित्रोदा ने जो बात कही उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी बात कह रहे हैं। बस आप बात की गंभीरता को इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा क्या वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है? प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया उससे रणनीति का हिस्सा और लगातार इस पर चर्चा हो रही है, जबकि धेले बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। बाहर बैठा एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है और बोल भी वो बातें बोल रहा है जो कांग्रेस के किसी भी एजेंडे में शामिल नहीं है, उस पर हम चर्चा करते हैं। संजीव जी छोड़ दीजिए सैम पित्रोदा को। सैम पित्रोदा पर मैंने ठीक वैसे ही सैम पित्रोदा पर मैंने कल चर्चा कर ली। आज प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दिए जाने की कोशिश है और आपका हक धर्म के आधार पर बांट रही है कांग्रेस। और मैंने उसके अलावा जिन पिछली चीजों का जिक्र किया, मैंने संजीव जी कुछ पिछली बातों का जिक्र किया, मैंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, 2004 से 14 का जिक्र किया, कर्नाटक सरकार के फैसले का जिक्र किया। क्यों ये बात वाजिब नहीं है अगर इस पर चर्चा की जाए कि कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है? कांग्रेस सरकार के एजेंडे का ये हिस्सा है, ये बताइए कांग्रेस सरकार के किसी मैनिफेस्टो में है इस बात का जिक्र? हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। जब ये जिक्र नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री ये राग इस समय आलाप क्यों रहे हैं?
वो क्यों नहीं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं? वो क्यों नहीं परीक्षा की घड़ी में अपने अगर कॉपी को एजेंडे दिखाने का का प्रयास हिस्सा कर रहे नहीं हैं? है, वो किस अगर वो किस एजेंडे मुद्दे का पे बात हिस्सा करना नहीं है चाहते हैं? कौशिक जी, तो जी, फिर हर जी। एक मन से जिसकी जितनी मौजूदगी, जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो क्यों कहा कर है रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी? अभी तो भारतीय अभी क्यों जनता पार्टी- प्रियंका जी इतनी बातें तो कह गई? अगर उनके एजेंडे का हिस्सा पूर्णिमा, नहीं है हमें तो कोई एतराज- समाजवादी पूर्णिमा, पार्टी हमें का कोई- एजेंडा है क्या ये? कांग्रेस का नहीं है तो? पूर्णिमा, कोई एतराज नहीं है इस पे। कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बोल दे कि हमें किसी कोई मतलब नहीं है, किसी की 3 दिन जनगणना से नहीं कराना सर चाहते कांग्रेस हैं। पार्टी जो का निचले पूरा पायदान पे है, मैनिफेस्टो हम जो- पढ़ के जो उसकी दुर्गति एक है, लाइन वो होती बता रहे, रहे हैं। वो कह दे। सुनिए क्या ना, एतराज है 3 इसमें? दिन से हाँ, बोलिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो संजीव जी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से बात कर रही है वो। कर्नाटक सरकार का फैसला उसके बाद आ जाता है, तो ये तो चेरी ऑन द टॉप हुआ ना सर। आप कैसे नकार सकते हैं कि कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है? पूर्णिमा, आप लिंक जोड़ते रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि जातिगत जनगणना की बात यदि भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग रही है तो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, डंके की चोट पे कह दे कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनकी चाहे जनसंख्या कितनी भी हो जाए, इस आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी कीमत पर हम जनगणना नहीं कराना चाहते। वो बोले ये बात नहीं, ये बात नहीं है खत्म हो ना गई। शिवम, जितना मैं समझती हूँ बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। आपने ये कभी नहीं कहा, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर ये आरक्षण और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाना। प्रियंका जी, इस तरह से झूठ फैला रही है मीडिया के थ्रू, ये बहुत गलत है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ बीजेपी ने किया। पूछे प्रियंका जी रुक जाइए, आपका नाम शिवम नहीं है प्रियंका जी, रुक जाइए जरा। नहीं तो आप झूठ बोलेंगी तो मैं आपको टोकूंगी नहीं क्या? आप झूठ कैसे फैला सकती हैं? बिल्कुल आप फ्री है टोकने के लिए, लेकिन आपका नाम फिर भी शिवम नहीं हो जाएगा मैम। रुक जाइए जरा। नहीं, आप झूठ फैलाइएगा, लोग चुपचाप अरे ठीक है ना मैम। अरे प्रियंका जी उतनी उतावली होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आपके टर्म पे अपनी बात करिएगा ना जब मैं आऊंगी। आप गलत बोलिएगा, झूठ बोलिएगा कि भाजपा सामाजिक न्याय के पूर्व हाँ, तो हम यहाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लगातार झूठ बोलने वाली पॉलिटिकल पार्टीज अब मुझको बताएंगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। क्या बात करती हैं आप प्रियंका जी? बेवजह की बात को इग्नाइट मत करिए, बेवजह की बात को इग्नाइट मत करिए। आपके एक्शंस और रिएक्शंस, लिए गए फैसले आपकी पॉलिटिक्स के कन्वीनियंस पे कहां सूट करती है, कौन सी आबादी आपका वोटर है, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। और अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स आपकी नीति का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आप खुलकर नहीं भी बताएंगी ना तो सबको पता है। इसीलिए उसको लेकर इतनी उतावली प्रियंका जी मत होइए। शिवम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों बोल रही हैं? शिवम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जातीय जनगणना जो कौशिक जी ने कहा, इसको लेकर अरे प्रियंका जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मैडम, अरे शांत हो जाइए। शिवम, जातीय जनगणना उस पर बीजेपी का स्टैंड, और जातीय जनगणना के बाद ओबीसी की हिस्सेदारी मुस्लिमों को बांट देना, ये क्या डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं है? देखिए पूर्णिमा जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। आरजेडी की जो प्रवक्ता है बहन प्रियंका, उनको शिवम नाम ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। तो शिवम अगर उनको रखना है वो भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं। आज आपके साथ कलर भी मैच करके आई है वो जनगणना के विषय पर बिल्कुल साफ स्टैंड है भारतीय अच्छा ऐसी बात है क्या? अब बहन को पसंद होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए इस बात में, इस बारे में तो वही ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक बात जातीय जनगणना की है, अभी पिछले दिनों झूठ ना पसंद है, ये क्लैरिटी के साथ हम बोलना चाहते हैं। नहीं शिवम बहन बीच में नहीं बोलना, बहन शिवम बीच में नहीं बोलना, रुको जरा, रुको बहन, रुको शिवम, रुको बीच में बहन मत बोलो प्लीज, मुझे बोलने दो। अब देखिए प्लीज आप इनको रोक, अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए ना। तो शिवम बहन रुकिए प्लीज। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक जातीय जनगणना का विषय है, मामला पहले से ही, जब अब पिछली बार जब जनगणना होनी थी, इस देश में कोविड था, आने वाले समय में जब जनगणना होनी है उसके साथ बाय डिफॉल्ट ही जातीय जनगणना होनी है, और उसके फिर साथ साथ में सारी जो है इकोनॉमिक स्तर पर भी सारी चीजें होनी है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट ही होना है। विषय सुप्रीम कोर्ट से आगे आ चुका है, सरकार ने कोर्ट में जवाब फाइल कर दिया है। अब इस जबरदस्ती के झूठ बोल रहे, प्लीज आप इनको रोकिए, प्लीज आप इनको रोकिए। दिस इज रॉन्ग पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी दिस इज रॉन्ग, पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी दिस इज रॉन्ग, पूर्णिमा जी अब आप इनको रोकिए, ये गलत है, ये क्या है, ये क्या है? रुकिए एक सेकंड प्रियंका जी, मैं रिक्वेस्ट फिर से नहीं प्लीज आप इनको रोकिए। आप देखिए, थैंक यू। आपका जब टर्न आएगा अपनी बात रखिएगा मैम, आपको पूरा समय, आप इनसे बुलवा लीजिए, समय दूंगी 30 सेकंड में आपको। सब ले लीजिए। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, थैंक यू बोलिए। थैंक यू।
बहन मेरा नाम ले लिया शिवम, कम से कम नाम की तो इज्जत रखो। मैं इतने अच्छे से अपने समय में बोलता हूं, आप बेकार में चिल्ला रहे हैं। तो विषय साफ है, जनगणना बाय डिफॉल्ट होनी है। और अब उसके बाद आगे विषय पर आते हैं। मैं तो कहता हूं ना, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हिंदू मुस्लिम का विषय है, अभी कह रहे थे हमारे कौशिक जी के अपनी 10 साल की जो है चीजें क्यों नहीं गिनवाते, 10 साल के अचीवमेंट क्यों नहीं गिनवाते, हम वही गिनवा रहे थे। लेकिन ये जो ओबीसी के जो आरक्षण चोर लोग हैं, उन्होंने आरक्षण चोरी कर लिया। और दूसरा जो पिछड़े न्याय वाले जो यहां पर ड्रामा कर रहे हैं बैठे बैठे, वो चुप बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने एक सवाल नहीं पूछा कांग्रेस से कि भाई आपने कैसे पिछड़ों का आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। अखिलेश यादव ने एक सवाल नहीं पूछा कि भाई आपने कैसे दे दिया पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को, क्योंकि दोनों का वोट बैंक मुसलमान है ना। ये ओबीसी का भला नहीं चाहते, ना एससी एसटी का भला चाहते, वोट बैंक का भला चाहते हैं। बताइए तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा हो कर्नाटक पर, बताइए तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा हो तेलंगाना पर, बताइए तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा हो और जब इन्होंने आंध्रा में किया, बताइए तेजस्वी यादव ने यूपीए 1 यूपीए 2 में जब ये मुसलमानों को आरक्षण दे रहे थे ओबीसी और एससी एसटी का हटाकर, और सरकारी नौकरियों में 16% दे रहे थे, तो एक सवाल पूछा हो, नहीं पूछा, क्योंकि मुसलमान वोट है। ये सिर्फ ओबीसी एससी एसटी और पिछड़े समाज का आईना दिखाकर सब कुछ देना चाहते हैं मुसलमानों को, और दिया है। वक्फ बोर्ड उसका लाइव एग्जाम्पल है, आंध्रा उसका लाइव एग्जाम्पल है, तेलंगाना उसका लाइव एग्जाम्पल है, कर्नाटक उसका लाइव एग्जाम्पल है। और मैं चैलेंज देता हूं प्रियंका जी को, जो कि आज शिवम उनको नाम ज्यादा पसंद है, मैं चैलेंज देता हूं उनसे, एक बार कहलवा दीजिए कि जो तेलंगाना में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, वो गलत है, नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था। मेरा चैलेंज आप कहलवा दीजिए। कहिए प्रियंका जी। मैं मान जाऊंगा कि वो पिछड़ों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले एक बार ये बता दीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहीं एक भी रैली में कह दिया हो कि हम देश में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम आएंगे देश में तो हम 50% आरक्षण का जो मैंने पूछा आरक्षण मुस्लिम आरक्षण, बहन मुस्लिम आरक्षण, बेरोजगारी पर बोले हो, बहन मुस्लिम आरक्षण, अरे बहन मुस्लिम आरक्षण, ये देख रही है पूर्णिमा जी, की नहीं है, संतुष्टिकरण की है। उन्होंने कहा कि हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, संतुष्टिकरण पर काम कर रहे हैं, कह तो दिया उन्होंने। पूर्णिमा जी जानती हैं, सूरज होता है ना दक्षिण से भी निकल जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है तो आप कि कौन सा मुद्दे पर बात कर रही हैं प्रियंका जी? आप कौन सा मुद्दे पर बात कर रही हैं? अब नरेंद्र मोदी जी तो डिबेट में बैठे नहीं हैं, आप बैठी हैं। देश का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, भूखमरी का मुद्दा, ये मुद्दा देश का मुद्दा है, क्योंकि 83% युवा आज भी पढ़ लिख कर बेरोजगार तो कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को उस कैटेगरी में शामिल करते हुए ओबीसी का आरक्षण दिया, क्यों दिया? क्यों दिया ये बताइए ना। जलेबी घुमाते रहिए त्यागी जी, जातिवाद और नौकरी, बेरोजगारी, गरीबी, इस पे हम आपको लपेटेंगे। आप लपेटते रहिए, मैं ये कह रही हूँ। आरक्षण का नाम आते ही मुद्दा बदल गया। एक सेकंड, अरे आप लोग यार डिबेट करते हैं, फिर मुझे दिक्कत होती है। प्रियंका जी सवाल सुनिए, पूर्णिमा जी सवाल सुनिए, प्रियंका जी सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कह रही हैं कि भुखमरी का मुद्दा है, हेगड़े साहब आ रही हूँ आपके पास, हेगड़े साहब आ रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर भुखमरी इतना बड़ा मुद्दा है तो क्यों बार बार आप कर्नाटक सरकार का फैसला उठाकर देखिए, क्यों मुस्लिमों को उस कैटेगरी में शामिल करते हुए ओबीसी का अधिकार, उनका हक दे दिया गया, ये बताइए। भुखमरी की बात की क्या उन्होंने? इतना बड़ा मुद्दा है तो कीजिए ना। अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, एक दे रहे हैं ना विजन की, तब तक हम भुखमरी खत्म कर देंगे। ये है ना कि आप लोग तेजस्वी जी का एक रैली कवर कर लीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा कि दिल्ली भुखमरी का बात हो रहा है। अब आपने पूछ ही लिया है तो सुनिए प्रियंका जी, प्रियंका जी अब सुनिए जरा मेरी बात, सुनिए मेरी बात प्रियंका जी, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। अब आपने पूछा है तो अब सुन लीजिए। जब आपने तेजस्वी यादव की बात की है, पहले तेजस्वी यादव को कहिए कि नॉट रीचेबल की बजाय रीचेबल हो जाएं। उनकी टीम को कहिए कि जब कोई पत्रकार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनको बताए कि उनसे कोई पत्रकार बात करना चाहता है। और ये मैं किसी और के हवाले से नहीं, खुद के हवाले से कह रही हूँ, मेरा नाम लेकर बताइएगा उनको। अब आगे बात करिए। एक जगह नॉट रीचेबल तेजस्वी यादव, तो आगे बताइए कैसे दिखेंगे आपको? जूम इन करना थोड़ा कम कीजिएगा तो बाकी नेता के मुद्दे दिख जाएंगे आपको। और तुष्टीकरण पे सवाल करना है तो राजद के प्रवक्ता से मत पूछिए, मोदी जी से डायरेक्ट जाके सवाल कीजिए, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर जाइए, मोहन भागवत से पूछ के आइए। आप तय करेंगे कि किससे सवाल और क्या करना है। और अगर आपको सवालों का जवाब नहीं देना है तो ससम्मान डिबेट का हिस्सा मत बनिए। सवाल तो पूछा जाएगा ना, तभी जवाब देंगी ना आप। आपके एजेंडे पर बेवजह प्रियंका जी समय जाया मत कीजिए, बेवजह समय मत जाया कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णा जी, कृष्णा जी के साथ मेरा कोई लेना देना बोलिएगा।
नहीं, ऐसा ये बंद करेंगे बोलना तो मैं बोलूं, देखिए सम्मान्य प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में जीते, उसके बाद वो 2 बार प्रधानमंत्री जीते और दोनों बार बीजेपी अपनी सीट बढ़ाकर 303 तक पहुंची। और ये जो आरजेडी के प्रवक्ता है ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के बारे में क्या जानते हैं और क्या मुद्दा उन्होंने कहा। थोड़ा मैच्योर्ड इनको होना चाहिए। जो व्यक्ति 5-5 इलेक्शन जीतता हो और अपने पार्टी को सिंगल हैंडेडली राष्ट्रीय स्तर पर जिताता हो, उनके बारे में ये टिप्पणी कर रही है। दूसरी बात यह है कि इनके जो सहयोगी 1972 से कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ और 2014 तक ये सत्ता में थे, केंद्र में भी थे और ज्यादातर राज्यों में भी थे, और उन्होंने गरीबी को तो नहीं हटाया, इन्हें गरीबों को ही हटा दिया। तो ऐसे ये पार्टी है। और जो मुस्लिम अपीसमेंट में अभी उन्होंने किया है और ओबीसी को जो के ऊपर जो उन्होंने अन्याय किया है, उसको ये इलेक्शन में उनको पूरा खामियाजा भरना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिम अपीसमेंट छोड़कर अगर देश हित, जनहित और लोकहित में काम करे तो मुझे लगता है इनका ज्यादा फायदा होगा। और आरजेडी के प्रवक्ता को तो मैं सीरियसली लेता नहीं कि इनको पता ही नहीं अभी तक सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है और कितने इलेक्शन जीते। शायद इनको पता ही नहीं कि 180 वेलफेयर स्कीम हो गए, इनको पता ही नहीं कि 370 धारा ये हो गए खारिज हो गई, इनको पता ही नहीं कि राम मंदिर बन गया है, इनको पता ही नहीं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सभी जो मोदी जी के स्कीम है, इनको पता ही नहीं स्वच्छ भारत के बारे में, इनको पता ही नहीं कि जो गैस घर घर पहुंच गया है, जल घर घर पहुंच गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ये जानते ही नहीं। इनको जो रास्ता बन रहा है पूरे देश में पता ही नहीं, इसके बारे में पता बात है नहीं मुझे, करते। इनको पता नहीं है, पता है या नहीं वो नहीं पता सर, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करते। हेगड़े साहब ये तो है, लेकिन कौशिक जी शायद इसके बारे में बात करना चाहते हैं। कौशिक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन समीर सर आपके पास आते हैं, शिवम आपके पास आऊंगी, फिर अंतिम आपका एक क्लोजिंग कमेंट संजीव जी मैं लूंगी। समीर सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की ये तो क्लियर कहती है ना कि ये देश में जो मुस्लिम आबादी 14%, लेकिन यूपीएससी को पास करने वाले सिर्फ 3%, और ये भी बताया गया कि मुसलमानों की स्थिति कई जगह दलितों से भी ज्यादा खराब है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका पिछड़ा आयोग है वो भी ये कहता है कि कई मुस्लिम समुदाय में ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि कई अरसे से वंचित हैं, भेदभाव का शिकार होते हैं, उसको भी कंसीडर करना होगा। लेकिन कर्नाटक सरकार से जब वो सवाल पूछती है तो उसको लेकर कोई ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, जिसके बाद वो प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिसके एक कैटेगरी 2B का जिक्र किया। लेकिन क्या इस लिहाज से भी नहीं सोचना चाहिए, जब विपक्ष ये कहता है कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आर्थिक आधार पर किसकी कैसी स्थिति है और फिर उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो इंटेंशन थी वो बाबा साहब अंबेडकर की भी तो यही हुआ करती थी सर। बिल्कुल पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं तो पहले मैं माफी चाहता हूँ, शायद मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, इसे डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाया लंबे समय तक, तो मुझे मतलब डिस्कशन में मैं शामिल नहीं हो पाया। मेरा ये कहना, देखिए पूर्णिमा जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात का जिक्र किया था और केंद्र की मोदी सरकार और जिस तरीके से कोशिश कर रही थी कि जो गरीब तबके को आरक्षण मिले, मुझे लग रहा है कि इसको धर्म के आधार पर आरक्षण में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। पिछड़े और गरीब को छोड़कर, जाति का छोड़कर उन्होंने धर्म की राजनीति वहां पर शुरू कर दी और सारे मुसलमानों को, ये तो जब मामला तब सामने आया कि जब पीजी में 750 या 800 के करीब कुछ एडमिशन होना थी, उसमें से 170 या 190 के करीब एडमिशन जब मुस्लिम समुदाय को दे दी गई, जब शिकायत दर्ज हुई, जब हंसराज अहीर जिस पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता पड़ा कि 16% से ज्यादा मुस्लिम लोग उसके अंदर एडमिशन ले चुके हैं। और जब राज्य सरकार के बारे में पूछा गया तो राज्य सरकार अभी तक इस मामले में बताने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह से वर्गीकृत कर दिया है 32% आरक्षण को, कि सारे मुस्लिम को उसके अंदर धर्म के आधार के अंदर उसको डाल के सबको आरक्षण देने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है ये बहुत खतरनाक शुरुआत देश के अंदर कांग्रेस सरकार ने करने की कोशिश की है। अगर जो कांग्रेस सरकार कर रही है, अगर ये बाकी जगह विपक्ष की सरकारें करने लगे, तो मुझे लग रहा है कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी कि पिछड़े लोगों को और जो जाति के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो एक तरफ रह जाएगा और धर्म इसके अंदर घुस जाएगा। और मुझे लग रहा है ये एक नए तरह का एक विवाद, एक तरह का संघर्ष, मतलब धर्म का संघर्ष कर्नाटक की सरकार इसमें शुरू करना चाहती है। इसमें जो उद्देश्य आरक्षण देने का, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो
कहीं अगर 50% की जो लिमिट उसको भी हटा दिया था। चलो ठीक है कि कहीं अगर पिछड़े लोगों को आरक्षण मिल रहा होगा तो हम 50% की लिमिट भी कई जगह शिथिल कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से वर्ग संघर्ष और धर्म का संघर्ष शुरू करने की कोशिश की है, मुसलमानों को लेकर मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तत्काल इस मामले में कांग्रेस सरकार को अपने कदम वापस पीछे खींचना चाहिए। शिवम, जिस तरीके से ट्रैक चेंज हुआ है, हिंदू मुसलमान दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पूरा का पूरा ट्रैक चेंज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चनेबल तो ये भी है ना कि जब कर्नाटक सरकार जवाब देती है पिछड़ा आयोग के सवाल पर, तो वो ये कहती है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं ना ही वो धर्म है। ये कैसे संभव है कि मुस्लिम और ईसाई धर्म कैटेगरी में उनके लिए है ही नहीं? भगवान ही जाने। मैं मानता हूं कि हर एक चीज में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब पूछा गया वहां पर कि आप मुझे एक चीज बताइए कि ये अब सवाल पूछा गया था कि 92 में से 85 जाति कैसे मुस्लिमों की ओबीसी में आ गई, और जो पिछड़े वर्ग में है भी नहीं उनको भी आपने पिछड़े वर्ग में डालकर 150 सीटें आरक्षण में कैसे दे दी? चुप बैठ गए, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। जब वो जातियों की बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि वो इस्लाम धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो मानता ही नहीं उस बात को। लेकिन बावजूद उसके वो उस चीज को लगातार पुश करते हुए जा रहे हैं क्योंकि एजेंडा है। आपने जो हिंदू मुस्लिम की बात कही, आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो सामाजिक न्याय वाली बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो तेजस्वी यादव जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो अखिलेश यादव बात करते हैं, वो तो मुंह में दही जमाकर बैठ गए। और अगर हम जवाब नहीं पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम उनसे नहीं पूछेंगे कैसे ओबीसी का आरक्षण जो है मुस्लिमों को दे दिया आपने, तो वो तो कर देंगे इस काम को। इसका मतलब साफ है कि ओबीसी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव जी हो। हम कहते हैं कि अगर ओबीसी का आरक्षण दोगे तो आपके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। विषय साफ है। हम हर मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 महीने से मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ मोदी की गारंटी और हमने क्या काम किया उसी पर लगातार चुनाव लड़ा। लेकिन अगर मैनिफेस्टो में डालकर आप किसी पर्टिकुलर धर्म को अपील करने की कोशिश करेंगे, किसी ओबीसी का आरक्षण खाएंगे, तो माफ कीजिए आपको ऐसे चुपचाप ना ये करने देंगे और ना ऐसा होने देंगे। मैनिफेस्टो में नहीं डाला, संजीव कौशिक जी भी कह रहे हैं मैनिफेस्टो में नहीं डाला। मैं तो कहता हूं पेज नंबर 20, ठीक है, पेज नंबर 27, पेज नंबर 6 पर जाकर संजीव कौशिक जी पढ़ ले। मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, मैं भेज दूंगा। तेलंगाना की राहुल गांधी की रैली उठाकर देख ले, कल की जो है प्रियंका गांधी जी की रैली उठाकर देख ले, उनको समझ में आ जाएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है। ठीक है संजीव जी, इस बात पर जवाब, लेकिन समय मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा सा क्रिस्प रखिएगा। एक क्लोजिंग कॉमेंट आपसे है। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ ये कितना हजार्डस आपको नजर आता है, क्योंकि मुसलमानों को ओबीसी मानकर आरक्षण दे देना क्या सीधे तौर पर संविधान और मंडल कमीशन की धज्जियां उड़ाने जैसा नहीं है? देखिए पूर्णिमा, यदि वहां की सरकार ने इस तरह के डिसीजन लिए तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया या कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या राज्य के विषय और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय होते हैं, दोनों को एक तराजू में तौला जा सकता है क्या? अभी इलेक्शन की बात है, अभी लोकसभा की बात है, तो पूरे देश में जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे, या स्टेट पर किसी एक स्टेट के किसी निर्णय को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट बट अनफॉर्चुनेटली सर, एक स्टेट ने उसी समय पर एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें एक विशेष वर्ग को ज्यादा अनुपातित एक कैटेगरी में शामिल करते हुए आरक्षण दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली उसी समय फैसला लिया गया है। उनको भी सोचना चाहिए था कि भाई चुनाव अभी नहीं करते। क्या इसके वजह से ये बात मान ली जाए कि ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा और पूरे हिंदुस्तान में बताया तो अभी शिवम त्यागी ने